नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। जिस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था खेला हो जाएगा, वो खेला तो हुआ और आज बिहार में ये दिखाई भी दिया। जब बहुमत साबित करना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से, और खेला हो गया आरजेडी के साथ। आरजेडी के 3 विधायक जो थे वो पाला बदल गए। तो इसीलिए कहते हैं ना, कभी कभी सरस्वती जबान पर बैठी होती है दिन में एक बार, कुछ ऐसा ना बोल दीजिए कि आप ही के साथ वो हो जाए। तो ऐसा कुछ लगा कि तेजस्वी यादव के साथ आज कुछ ऐसा ही हो गया। तो बिहार में वार पलटवार चलते रहे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर वार किए तो नीतीश कुमार ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, जिसके बाद अब लगता है कि 2024 के चुनाव में जो मुद्दा बनेगा वो यही कि क्या एक बार फिर से भ्रष्टाचारी जिनको कहा जाता है, जिन पर आरोप लगाए जाते हैं, उनकी पार्टी यानी आरजेडी, वो एक बार फिर यही सब कर रही थी सरकार में रहते हुए, जिसकी जांच नीतीश कुमार अब करवाएंगे। आज उन्होंने दावा कर दिया। लेकिन जरा थोड़ा सा आज हम बिहार से महाराष्ट्र भी चलेंगे। वहां पर खेला हुआ है कांग्रेस पार्टी में। एक हफ्ते के अंदर 3 लोग एक एक करके कांग्रेस पार्टी छोड़ गए हैं, और वो ऐसे वैसे नेता नहीं है, बल्कि वो है जो पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी के साथ थे। तो अब अशोक चव्हाण के, पूर्व मुख्यमंत्री के, कांग्रेस से जाने के बाद आखिर क्या महाराष्ट्र में एक तरह से एनसीपी और शिवसेना पार्ट 2 कांग्रेस का होने वाला है? इस पर भी चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। आप एक परिवार के हर पद पर आपकी हिस्सेदारी, आपकी दावेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से लेके बड़े विभाग पर आपकी दावेदारी। और हद तो तब हो गई कि 5 विभाग अपने जिम्मे रख ली। कोई विधायक इस लायक नहीं था जिसको विभाग दिया जाता। अपने दल का, यहां तक कि गठबंधन की हिस्सेदारी भी मार ली गई। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। तो इन सब के बीच ये आपको जरूर बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अपना बहुमत जिसकी परीक्षा थी वो पास कर लिया आज। और इसी में अगर देखा जाए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट करना भी था,
क्योंकि उनके पास नंबर नहीं थे। जिन नंबरों की बात की जा रही थी वो नंबर तो उनके पास थे नहीं। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात यह दिखाई दी कि कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने विधायकों को पहले हैदराबाद भेजा, उसके बाद वहां पर पटना में भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ रखा, और तेजस्वी यादव जिन्होंने अपने घर में नाकेबंदी करा के नजरबंद रखा, उनकी पार्टी में तो टूट हो गई, एक तरीके से फूट हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक रहा, हमारे विधायक डटे रहे हमारे साथ। तो ये किस तरह का खेला हुआ है, इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जयराम विप्लव जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा जी मौजूद हैं। हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगी, और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा जी हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा बेहद ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन मैं जरा प्रोफेसर अनवर पाशा जी आप ही के पास आना चाहूंगी। ये कहते हैं ना, जिसका मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि दिन में एक बार आप जो कहते हो वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। तो खेला तो आप ही की पार्टी में हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि लाखों रुपए कमाए जा रहे थे सरकार में रहते हुए, जिसकी अब जांच कराई जाएगी, उन पैसों का क्या घपला था ये? देखिए रीमा जी, ये सही है कि हमारे नेता ने जो बात कही थी वो बात पूरी हुई, क्योंकि बिहार में खेला तो चल रहा है, और ये खेला सिर्फ विधानसभा में नहीं चल रहा है, ये खेला जनता खेल रही है। विधानसभा सिर्फ पटना में नहीं है। आज आपने पटना के विधानसभा में भले ही अपना बहुमत सिद्ध कर दिया हो, लेकिन एक विधानसभा जो है वो जनता के दरबार में, और ये आखिरी विधानसभा, आखिरी फैसला जनता करती है। राजतंत्र में, लोकतंत्र में जनता ही करती है, और जनता के दरमियान आप जाकर के पूछिए कि आज विजयी कौन हुआ है। नीतीश कुमार जी विजयी हुए हैं या श्री तेजस्वी यादव जी विजयी हुए? आज बच्चा बच्चा की जबान पर, बिहार के बच्चा बच्चा की जबान पर यह बात है कि आज के हीरो जो है वो श्री तेजस्वी यादव जी। पानी पिला दिया उन्होंने नीतीश कुमार जी को और भाजपा को। क्या क्या षड्यंत्र भाजपा और नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। रात भर किस किस तरह से पूरी सड़कों पे और पूरे बिहार में बिहार पुलिस को दौड़ाया जा रहा था, और बिहार के सारे थाना के पुलिस को ला करके श्री तेजस्वी यादव जी के घर का घेराव किया गया। ये सब किस लिए हो रहा था? ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र है? इसी तरह के लोकतंत्र की कामना जनता करती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह से आप डील कर रहे हैं, जिस तरह से लगता है कि आतंकवादियों के साथ आप डील कर रहे हैं। एक तरह का चढ़ाई था, लग रहा था कि मैदान का जंग बन गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि श्री तेजस्वी यादव जी जिस तरह की परिपक्वता का उन्होंने सबूत पेश किया है, उन्होंने जितनी शालीनता का सबूत पेश किया है। आज विधानसभा में जो उन्होंने तकरीर की, जो भाषण था उनका एक एक शब्द स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने के लायक। जनता आज जिस तरह से जय जयकार कर रही श्री तेजस्वी यादव की, वो उस साफ साफ लिखा हुआ है दीवारों पे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में बिहार में क्या होगा, और जनता के विधानसभा में विजयी कौन होगा, ये फैसला जनता। प्रोफेसर अनवर जी, आपने अपने मन से जो, मतलब जाहिर तौर पर जो आपका जवाब था वो आपने दिया, लेकिन आपने वो पैसों वाली बात अभी तक जिक्र ही नहीं किया है। ये पैसों का घपला क्या हो रहा था? पैसों की बात तो लाखों में कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। हाँ। आप तो पैसों की बात लाखों में कर रहे हैं, असल में पैसों की बात तो करोड़ों में हो रही थी। थैला लेकर, करोड़ों में हो रही थी। थैला में लेकर के नीतीश कुमार जी और जेडीयू और बीजेपी के लोग करोड़ों रुपए थैलों में लेकर घूम रहे थे। कहां थे वो? किसने पकड़ा उनको? के साथ साथ पुलिस के साथ साथ ईडी और सीबीआई के साथ साथ करोड़ों रुपए थैले में लेकर घूम रहे थे। ये जनता जानती है। ये कैसे पता कि करोड़ों रुपए? अरे सुनिए ना, ये किसी ने देखा अपनी आंख से? खरीद फरोख्त कर रहा है रीमा जी। हाँ। देश जानता है खरीद फरोख्त करके कितनी सरकारें गिराई गई है इस देश में, और कौन खरीद फरोख्त करने की महारत रखता है। जयराम विप्लव जी, लगा रखा है खरीदो फरोख्त का। ठीक है, कौन भाव पूर्ण कर रहा है देशव्यापी स्तर पर? जयराम विप्लव जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, पहले आप इसका जवाब। ओके, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जयराम विप्लव जी, ये कौन डरा धमका रहा था और कौन खरीद फरोख्त कर रहा था? और तेजस्वी यादव जिन्होंने अपने विधायकों को अपने घर में अगर रखा हुआ है, तो फिर दिक्कत क्या थी? अपने घर में अपने विधायकों को रखने में क्या दिक्कत है? अब वो वजह कोई भी हो। दूसरे दल के विधायक कहाँ थे? अच्छा रुकिए जयराम जी से सवाल है। रीमा जी, जनता को ये भी बताइए कि दूसरे दलों के विधायक कहाँ थे? हाँ ठीक है, हैदराबाद में थे। हैदराबाद में थे। हमारे विधायक तो हमारे घर पे थे, हैदराबाद में थे कांग्रेस के विधायक।
अच्छा सुनिए अपनी अब। पार्टी के घर पे थे, पटना के अंदर जवाब थे, सुन लीजिए। दिल्ली से बाहर अरे सर सुनिए ना जवाब। अब ये भी रुकिए। जनता को बताइए। अच्छा रुकिए, जवाब सुनिए जयराम विप्लव। देखिए, लोकतंत्र की बात, सुशासन, विकास और ईमानदारी की बात, नैतिकता, शुचिता और पारदर्शिता की बात, इस पर प्रवचन राष्ट्रीय जनता दल से तो किसी को उम्मीद नहीं है। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। जिस विधायक की बात हो रही थी, उन चेतन आनंद के भाई ने पुलिस को ये लिखित में आवेदन दिया कि हमारा भाई गायब है, उसको जबरन आवेदन कहीं पर किसने बंधक करवाया? बनाकर रखा गया। नंबर एक, आवेदन बीच में किसने मत करवाया? बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं पाशा जी। बीच में बोलने से सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। फिर जो कुछ हुआ वो आज सबके सामने है। खेला करने का दावा करने वालों के साथ उनके ही विधायकों ने खेला कर दिया और आगे खेला बिहार की जनता ही करेगी। देखिए, ये सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल किस खेल के चैंपियन है। लालू प्रसाद किस खेल में चैंपियन है? लूट, भ्रष्टाचार और अपराध का खेल, जातीय जहर का उन्माद फैलाकर नरसंहार कराने का खेल, धार्मिक उन्माद फैलाकर तुष्टीकरण का खेल, हिंदुओं की आस्था पर अपने जहरीले हंस रही है। बीच में नहीं पाशा जी, पाशा जी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं, बीच में नहीं बोलते हैं आप। लय को तोड़ने की चलनी जो है वो चलनी जो है इनका जो खेल था, देश जानता है चलनी कौन है। पूरे बिहार ने देखा है साहब, कितनी निर्लजता के साथ स्कूटर पर भैंस ढोने का खेल चल रहा था, ट्रेजरी से सीधे पैसे निकालने का खेल चल रहा था। और रीमा जी, लोकतंत्र में ऐसे खेल को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सजा याफ्ता किया और 1995 के बाद से एक भी चुनाव लालू प्रसाद यादव अपने दम पर जीत कर नहीं आ सके। जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया। 2010 में मात्र 23 विधायक जीत कर आए थे। वो तो कृपा हुई नीतीश बाबू की, वरना ये जंगल राज का जिन्न दोबारा जिंदा अरे नहीं हो सवाल पाता। तो यही है ना। एक मिनट रुकिए अब जयराम विप्लव जी, एक मिनट। पाशा जी अकेले आप नहीं बोलते रहेंगे ना, और भी लोग हैं, और भी गेस्ट हैं। रुक जाइए, मैं राजकिशोर तिवारी जी का एक मिनट पाशा जी, आपके समेत बाकी जितने लोग हैं पैनल में, वो तो सब आप ही की तरफ है ना। आपके सरकारी चैनल पे आप ही के साथ हैं, मैं तो अकेले ही बोलूंगा। पाशा जी, ये आरोप लगाने से पहले ना ठीक से देख लिया कीजिए, मुझे पसंद नहीं है इस तरह के आरोप। आप नहीं, इंट्रो को दोहरा ये दीजिए। दीपक झा की पार्टी आपके साथ है या इन लोगों के साथ है, मुझे नहीं पता। राजकिशोर तिवारी ने अभी तक अपना मुंह खोला भी नहीं है, आपने पहले से ही कह दिया है कि वो किसकी तरफ है। तो मुझे समझ से बाहर है, ये आरोप लगाने से पहले आप लोग सोचते हैं, आप अपने थोड़ा बहुत सोचते हैं। मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए। आपने कहा सब आपकी तरफ है, ये क्या बयान था? जब से शो शुरू हुआ है सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं पाशा जी, सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं और फिर आप आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, नहीं ऐसे डिबेट नहीं होती है मेरी। आवाज बंद करिए भाई, ऐसे डिबेट नहीं होती पाशा जी, और ये गलत तरीका था। ये आपका आरोप बहुत बेबुनियाद था, नहीं लगाने चाहिए ऐसे आरोप। चलिए, मैं राजकिशोर जी का रुख करती हूँ, क्योंकि आज सुबह से जिस तरह की घटनाक्रम हुआ और सवाल यहाँ पर नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब अनुप्रिया जी देंगी, राजकिशोर जी। लेकिन ये जो खेला हुआ है, अंत में ये खेला किस तरफ हुआ? क्योंकि देखने में तो आया आरजेडी के साथ हुआ, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि असली खेला तो जनता के बीच में होगा। नहीं, दरअसल है क्या कि पाशा साहब की इस बात से मैं सहमत हो सकता हूं कि आज तकरीर बहुत अच्छी थी तेजस्वी यादव की, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन लोकतंत्र में अंकगणित का अपना एक महत्व होता है, और ये खेला करने वाली बात भी जो कही गई थी वो किसने कही थी? भाई, अगर आप नीतीश कुमार के साथ में थे, नीतीश कुमार अगर आपके साथ नहीं रह पाए तो आप कहते कुछ भी रहे, कुल मिला के गठबंधन आप नहीं संभाल पाए, गठबंधन धर्म का जो मर्म था वो आप नहीं संभाल पाए। आज आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो आपके साथ नहीं रह पाए। और ये जो आरोप लगाने वाली बात है, तो ये तो वही है कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। तो यहाँ पर तो मैं खैर अब अल्लाह भाई छोड़ देता हूँ कि क्या कहा जा रहा, कौन कहाँ पर है, किस तरीके से सब आपकी तरफ है। इस तरीके के स्वैपिंग रिमार्क्स मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता को नहीं करने चाहिए। कुछ ना हो तो तेजस्वी यादव से सीख लेना चाहिए था कि कुल मिला के वो चेतन आनंद को भी वहां पर छोटा भाई कह रहे थे, और अगर किसी के घर से दी गई है, एक तहरीर दी गई है, तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी क्या नहीं होगी आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन खैर, खेला की जो आपने बात कही रीमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर जब वही नीतीश कुमार चुनाव जीत कर आए थे, उसके बाद जब उन्होंने उस समय पलटी मारी थी तो वो नीतीश कुमार अच्छे थे। उसके बाद आज की तारीख में वो तेजस्वी यादव, जो अभी तथ्य विप्लव जी दे रहे थे, ये तथ्य है कि उसके बाद से टिकट मतलब वो अकेले जीत नहीं पाए हैं, लालू यादव उस तरीके से जीत नहीं पाए, और सजा उनको मिली है एक मामले में, ये भी सच्चाई है। लेकिन हाँ, आज के दिन मैं ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का दिन
उनके व्यक्तिगत लिहाज से था, लेकिन पार्टी में जो उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की वो तो वो नहीं कर पाए। और अब ये जब जांच होगी, जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि वाकई कहां पर किस तरीके से पैसा हो रहा था। बाकी करोड़ों रुपए की बात आपने लाखों कही, तो लाखों से उन्होंने करोड़ों कह दिया, तो अभी करोड़ों किसकी तरफ से खर्च हो रहे थे ये जरूर जांच में आने चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, निश्चित तौर पर सामने आने चाहिए। रीवा जी, अनुप्रिया जी, आपने सुना होगा तेजस्वी यादव ने जब ये बोला कि क्या बीजेपी और मोदी जी की गारंटी इस बात की गारंटी देगी कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे, वही वायरल हो रहा है आज उनका बयान। तो ये सवाल तो खड़ा होता है अनुप्रिया जी, जो तेजस्वी यादव ने पूछा। घर वापसी तो हुई है, लेकिन घर वापसी कब तक रहेगी? रीमा जी, आपने कहा कि वायरल हो गई, ये तो सोशल मीडिया का काम है, लेकिन बिहार में क्या वायरल है मैं आपको बता दूं। बिहार में सुशासन वायरल है, सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार में न्याय के साथ विकास होता है। इस बात का वायरल है, और इसी बात के वायरल होने से 2005 से लेकर अब तक बिहार की जनता ने बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पसंद किया है। निश्चित तौर पे अलायंसेस बदली है, और हर अलायंस की भी प्राथमिकता, और मैं कहती हूँ कि उनका, मैं कह सकती हूँ, कोई विकल्प नहीं थे कि नीतीश कुमार जी के अलावा बिहार में किसी को मुख्यमंत्री दे। इसलिए वायरल तो सोशल मीडिया है, वो तो 1-2 दिन में होता है, वो चला जाता है, लेकिन खेला की बात जो हो रही थी, रीमा जी विषय पे चले आए, क्योंकि वो उस वक्तव्य का बहुत मतलब नहीं होता है ना। गारंटी तो इस बात की है ना कि बिहार में विकास होगा, गारंटी तो इस बात की है ना कि बिहार अपने कम संसाधनों के बावजूद अपनी एक पहचान बना के रख रही है। और हर क्षेत्रों में मैं कहूंगी कि आपने देखा कि यहाँ की महिलाओं की भागीदारी को देखिए, सरकारी नौकरी में, यहाँ के उद्यमी में महिलाओं की भागीदारी को देखिए, युवाओं के यहाँ रोजगार की बात कीजिए, युवाओं को यहाँ पे आप नौकरी की बात कीजिए, यहाँ सड़क पुल की बात कीजिए, सुशासन की बात कीजिए। ये है बिहार में, और बिहार में इस बात की गारंटी है कि निश्चित तौर पे आगामी चुनाव 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा में डबल इंजन की सरकार की जो नीति है, कार्यशैली है और प्रतिबद्धता है, उसके रूप में अनुप्रिया जी एक मिनट, उस वाली बात पर जरा मैं आती हूँ। ये जो बड़ा आरोप लगाया ना नीतीश कुमार ने, जिसका जवाब मैंने पाशा जी से भी लेने की कोशिश की, ये पैसे कमाए जा रहे थे, कब से कमाए जा रहे थे, और क्या ये वसूली के तौर पर कमाए जा रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था, क्या था ये मामला जो नीतीश कुमार ने बोला जिसकी जांच करनी पड़ेगी अब? रीमा जी, निश्चित तौर पे देखिए, हम अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने घर वापसी की ओर कहे, और जो नेचुरल अलायंस था बिहार की जनता ने दिया था मैंडेट, उसके साथ में आज हम, लेकिन कुछ बातें थी कि जिसलिए हमें यह बदलना पड़ा, ये निर्णय लेना पड़ा कि हमारे नेता 2-3 चीजों से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। एक तो करप्शन, पारिवारिक आप राजनीतिक से कभी भी उनका समझौता नहीं रहा। उन्होंने कभी भी अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, जो किया वो बिहार की जनता के लिए किया, जब भी चाहे वो केंद्र में रहे हो चाहे बिहार में रहे हो। उन्होंने कहा कि कुछ अभी वैसी थी मैं विभाग जहां पे वसूली हो रही थी, और हमारे नेता ने आज इस बात को कहा है निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और आपने देखा होगा कि ये जो खेला करने का जो प्रयास हो रहा था ना, इन्होंने बीजेपी के विधायकों के साथ में किया। हमारे सारे 45 के 45 विधायक जो वो अंतिम समय तक वहां पहुंच गए, लेकिन 5 विधायकों को उन्होंने तोड़ा है। तो जरूर ठीक कहा कि करोड़ों की बार्गेनिंग हो रही थी, करोड़ों का इन्होंने ऑफर दिया है, और मैं तो सामने भी आएंगे लोग, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, और हमारे नेता के पास में सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि राजनीति में पैसे के दम पे इस लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास जिस तरह से आरजेडी ने किया है, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जनता के बीच में आपको भी जाना है, जनता के बीच में हम भी जाएंगे, जनता तय करेगी कि बिहार में क्या होगा। दीपक झा जी, थोड़ा सा बस सब्र रखिए, आपके लिए बड़े सारे सवाल हैं, क्योंकि मुझे आपसे तो बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र की भी बात करनी है। लेकिन पाशा जी जवाब दीजिए पहले अनुप्रिया जी की बात का। देखिए, बिहार में जो कुछ बता रही हैं, जो सिवाय अनर्गल के कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो कुछ बातें कर रही है, आज उनके सुर बदले हुए, कल तक इनके सुर क्या थे, जरा इनके पिछले रिकॉर्ड को उठा करके देख लीजिए। बिहार में इस वक्त जो है वो सामाजिक न्याय की हवा चल रही है। बिहार में युवाओं को नौकरी बड़े पैमाने पर दी गई, और ये पहले नहीं दी गई थी। ये जो 17 महीने की सरकार थी हमारी लीडरशिप में, हम 79 थे, ये 45, और हमारी लीडरशिप में हमारे एजेंडे पर बिहार में शिक्षा के विभाग में 3 लाख के आसपास हमने नौकरियां लोगों को दी हैं, को टोटल 5 लाख नौकरियां मिली हैं। जब हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी पिछले इलेक्शन में जनता से वादा कर रहे थे कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी कह रहे थे। वो मैंने बयान सुन लिया, तेजस्वी यादव ने
भरपूर बात की आज पाशा जी। सुन लीजिए पाशा सवाल का जी, जवाब सुन लीजिए। मैं आपके 17 आरोप के लिए महीने में तैयार हमने हूं, अभी जो आप काम लगाने किया है, वाले हैं, वो ऐतिहासिक लेकिन काम है ये और बात- जनता के दिलों में हमने जगह बनाई है। ये बात हम आज सबने बिहार का तेजस्वी यादव के मुंह से सुन ली है, ये बात सबने सुना है। अरे सर सुनिए ना पाशा जी, पाशा जी, तेजस्वी यादव ने हाउस में इसी बारे में पूरा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है, वो सबने सुना, सारे चैनल्स पर लाइव था वो। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो बात की, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड मुझे दीजिए। इन्होंने जो कहा कि बिहार की जनता ने विश्वास जताया है नीतीश कुमार जी में इतने वर्षों तक, कभी नहीं जताया। बिहार की जनता ने अगर विश्वास जताया होगा तो दूसरों के कंधों पर बैठ करके ये तो सरकार भाषा नहीं तो आपकी भी बनाते। बदल रही है, ये भाषा तो 45 पे आ आपकी भी गए, बदल रही इसने है। पहुंचा दिया 45 पे। कुछ बिहार की दिनों जनता पहले ने और पहुंचा आज दिया भी 45 पे। पिता कभी समान आपको कहा था बहुमत ना। नहीं मिला। अरे बिहार पिता की समान जनता कहा ने था। कभी बहुमत नहीं अरे दिया। तेजस्वी यादव ने पिता कहा था उनको, बहुमत नहीं मिला है। गार्जियन बोला ना। एक मिनट रुकिए, तेजस्वी यादव ने गार्जियन बोला है आज, बहुत सम्मान दिया नीतीश कुमार को, अच्छा लगा वही हम भी सुनकर, कह रहे हैं, हमने दशरथ कहा की कि श्रेणी हम दी उन्होंने, तथ्यों को रख रहे हैं। तो फिर क्यों हम आप ऐसी तथ्यों बात को बोल रख रहे रहे हैं? हैं। मत बोलिए, हम तथ्यों को रख रहे हैं। ठीक है। अरे तथ्य यही है कि 1995 के बाद एक भी चुनाव में राजद अकेले बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी है। 2020 में आपको विपक्ष में जनता ने बिठाया था, और एक बात की गारंटी मोदी जी देते हैं कि बिहार में आप बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को पनपने नहीं देंगे, सड़कों पर जनता का खून नहीं बहेगा। ठीक है, ओके, मैं दीपक झा का रुक करूंगी। दीपक झा एक मिनट रुकिए, पाशा अपना चलाते रहिए, पाशा जी चलाते रुकिए, रहिए, सारे एक मिनट भ्रष्टाचारियों को सर्टिफिकेट देते रहिए। एक मिनट पाशा जी। दीपक झा, इस वक्त सबसे ज्यादा खुश जो पार्टी दिख रही है ना, वो कांग्रेस पार्टी है, और इस बात को लेकर कि हमारा तो सब कुछ ठीक रहा, हमारे घर में सब ठीक है, जो हुआ वो आरजेडी के साथ हुआ, जो हुआ बाकी दलों के साथ हुआ, हमने सबको बिल्कुल सजो के रखा। लेकिन महाराष्ट्र में क्या खेला हो गया है? देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुश नहीं हो सकते। आज लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन कहा जाएगा, क्योंकि मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा, जेडीयू की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाजपा और जेडीयू अब इनका चरित्र ही है सत्ता पाना। नरेंद्र मोदी जी किसको ले लेंगे, किसको नहीं लेंगे, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। रही बात, तो सब डरे हुए हैं, पूरा देश डरा हुआ है। दूसरी बात आप ये देखिए, नीतीश कुमार का चरित्र क्या बचा है आज की राजनीति की अवस्था में। यहाँ उनके प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार का पलटू राम नाम हो गया है, कब दल बदल लेंगे। उनको लोग कहते हैं अरे यार मेरे को नीतीश कुमार मत बोलो, किसी को मतलब आप मुहावरा बन गया है, तुम तो पलट गए, तुम तो नीतीश कुमार हो गए। तो आजकल ऐसा चरित्र हो गया है कि नीतीश कुमार बोल देने का मतलब हो गया कैरेक्टरलेस हो जाना, पलट जाना। ये कैरेक्टरलेस शब्द ठीक नहीं था, ये कैरेक्टरलेस इसका हिंदी रूपांतरण आपने किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। कैरेक्टरलेस शब्द ठीक नहीं है दीपक झा, कैरेक्टरलेस नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं ये गलत शब्द है, गलत शब्द है। देखिए रीमा जी बोलिए, राजनीतिक चरित्रहीनता इसको बोलते हैं नीतीश कुमार का, राजनीतिक नहीं राजनीतिक तौर पर आप कहिए, लेकिन कैरेक्टरलेस ये शब्द नहीं। उसी में आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे बोलूंगा मैं? बोलने दीजिए ना, मैं इसलिए कहा कि भाजपा का राजनीतिक चरित्र पतन हो गया, नीतीश कुमार का राजनीतिक चरित्र पतन हो गया। अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने कहा था कि आजकल नेताओं में आदर्शवादिता की कमी हो चुकी है, आजकल के नेता अवसरवादी हो चुके हैं, आजकल नेता। दीपक झा एक मिनट सुनिए, अनुप्रिया जी एक मिनट, अनुप्रिया जी एक मिनट। दीपक झा जी, अब उन्होंने पप्पू कहा है, देखिए अब मैं अगर उनको रोकूंगी तो मैं आपको भी रोकूंगी। मैं तो इनको चिंटू नहीं, तो ये इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आप पप्पू बोलिए, देश में हजारों लाखों लोगों का नाम पप्पू होता है, पप्पू कोई बुरा नहीं है। अब इसका खंडन कीजिएगा क्या? बनाते हैं तो खंडन कीजिएगा दीपक जी। और चिंटू दीपक जी, मैं आपको, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? भाषा की मर्यादा को संभाल के चलिए। चुप रहिए, मैंने तो भाषा की मर्यादा में कहा राजनीतिक मतभेद पतन हो हो चुका सकता है, है, मनभेद नहीं होना चाहिए। और हमने यही राजनीति सीखा है, नीतीश कुमार हम तो जी कह को पता रहे ही हैं कि नहीं है हमें वो बिहार के लिए संस्कार क्या लाना करना है। चाहिए। ठीक है दीपक झा जी, दीपक झा जी बार बार होता है। एक मिनट अनुप्रिया जी एक मिनट। दीपक झा जी ये बार बार होता है, आपका जो स्लिप ऑफ टंग है ना आपका और आपकी पार्टी के लोगों का, बहुत जल्दी हो जाता है, फिर आप उसको समझाने में अपना टाइम लगाते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो कम से कम ये कैरेक्टरलेस शब्द नहीं बोलना चाहिए था, वो आप वापस ले लीजिए। हाँ, राजनीतिक तरीके से आप बात, आपने राजनीतिक नहीं बोला था, आपने राजनीतिक नहीं बोला था। नहीं। और दूसरी बात, एक मिनट, और आपने एक बात बोली दीपक झा जी, नहीं माफी नहीं मांगते हैं। हाँ ठीक है,
दीपक झा जी आपने एक बात बोली, एक मिनट अनुप्रिया जी, पढ़े लिखे हैं इतने, ठीक है, करेक्ट कर लिया उन्होंने करेक्ट कर लिया, लेकिन ओके ठीक है दीपक झा जी आपने एक बात बोली थी, आपने एक बात बोली कि भारत का हर नागरिक इस वक्त डरा हुआ है। मैं जरा राजकिशोर जी को डिबेट में लाना चाहूंगी। राजकिशोर जी, हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, क्या हम डरे हुए बैठे हैं क्या इसमें? एक मिनट भाई सुनिए, हर नागरिक डरा हुआ है, जिसने कुछ गलत नहीं किया वो क्यों डरा होगा? रीमा जी 10 सेकंड दीजिएगा, पहले मेरे को मैं बात करता हूँ, राजकिशोर जी का स्वागत है, उसके बाद राजकिशोर जी बोले। देखिए, आप किसान नेता को तो भारत रत्न का सम्मान देते हैं, लेकिन किसानों की काले मोदी सरकार किसानों के लिए सड़क पे कीले ठुकवा रही है, ठीक है, नहरें खोल दे रही है, तो आप देख लें देश के हालात क्या हो रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। इसलिए मैंने कहा राजकिशोर जी, ओके लोग डरे हुए हैं, समझ गए, आपने कहा ईडी से डरे हुए हैं। चलिए राजकिशोर जी, मुझे लगता है दीपक जी, दरअसल अगर आपकी इजाजत हो, चुकी आपने कहा था मैं बोल लूंगा 10 सेकंड बाद, तो मैं बोल लूंगा। मैं गिन रहा था 35 सेकंड हो चुके हैं, आप कहें तो मैं बोल लूं। बोलिए। आपको इजाजत है, आपकी सौम्यता की वजह से मैंने 15 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया। चलिए धन्यवाद। चलिए मैं ये कह रहा था कि आज मैंने अभी जैसे आपने एक राजनीतिक चरित्रहीनता अपने एक शब्द इस्तेमाल किया, उससे पहले मैं जयराम रमेश जो आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका भी एक मैंने ट्वीट देखा, खासतौर से सुरेश चौहान के बारे में। उन्होंने उनको अशोक चौहान के बारे में, उनके बारे में देखा, उनको विश्वासघाती कह दिया। मुझे लगता है कि एक गालिब का शेर था ना कि गालिब ताउम्र में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो मुझे लगता है कि आईना साफ करने से मित्र बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए समस्या तो कहीं पर है कि आपके जो विश्वस्त जो कांग्रेसी, जो पूरे परिवार से कांग्रेसी थे, जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां कांग्रेस में थी, वो अगर आपको आज साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो वो कौन सा चक्रव्यूह बन गया है आपके मौजूदा नेतृत्व के सामने जो उनको नहीं रोक पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विमर्श का, चिंतन का, मंथन का विषय, वो आपका अपना विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चर्चा इसलिए होगी क्योंकि अशोक चौहान के बाद वहां पर संजय निरुपम का भी एक ट्वीट आता है कि वहां के एक नेता की वजह से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसकी वजह से आता। मिलिंद देवड़ा जो कि राहुल गांधी के मित्र हैं, सहपाठी हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सारे विश्वासघाती हो गए। दिक्कत ये हुई कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं तो उनको विश्वासघाती कहना मुझे लगता उचित नहीं। इस मामले में मुझे लगता और किसी से नहीं, आज आपको तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए था, क्योंकि तेजस्वी यादव नई पार्टी है, वो दूसरी पीढ़ी है, ऐसी तीसरी चौथी पीढ़ी नहीं है कांग्रेस की तरीके से। किस तरीके से उन्होंने चेतन आनंद और उनकी मां आनंद मोहन की जो पत्नी है उनके बारे में किस तरीके से कहा, वो मेरे मित्र और आप महिलाएं। तो मुझे लगता है कि एक ये जो सौम्यता होती है राजनीति में, एक शिष्टाचार होता है, किसी तरीके से बिल्कुल जो एनजीओवाद जो शुरू में आ गया कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में, उसने बहुत दिक्कत की। आपने किसानों की बात की, बहुत अच्छा किया। मैं चूंकि आपने बात की, कीलें लगा दी गई। मित्र, कितने किसान संगठन जो पुराने जो थे, जो पिछली बार आए थे, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। और एक बार प्लीज पंजाब की जो जीडीपी है, पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है, पंजाब की जो कानून व्यवस्था है, पंजाब का डीजीपी जब यहां पर आता है तो यहां पर उससे पूछा जाता है कि भाई आपके यहां क्यों कुछ नहीं हो पा रहा, तो कहता हम क्या करें, धरना प्रदर्शन और आंदोलन की वजह से हम कुछ चीजें नहीं कर पा रहे, हम कहां से काबू करें। चूंकि जब उड़ता पंजाब जो नशा वाला पंजाब होता जा रहा, तो चूंकि ये बड़ा गहन विषय है इसलिए आपने जिक्र छेड़ा, इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है भाई, दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहने वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि आप ट्रैक्टर लेके यहां पर ट्रैक्टर नचाना शुरू कर देते हैं। क्या दिक्कत है भाई, यहां पर आके पूरे देश से लोग आके यहां पर, आप भी हम भी सब लोग यहां पर पूरे देश से आकर यहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कि हम शांति के साथ रह भी नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पर आंदोलन का हक सबको होता है, लेकिन क्या इस तरीके से लोगों की अव्यवस्था कर दी जाए, अराजकता फैला दी जाए इस तरीके से कि और मुद्दे जैसा मुद्दा नहीं होता। अंत में होता क्या है, वो भारत रत्न मिलता है जब चौधरी चरण सिंह को, तो वो जयंत चौधरी जब यहां आ जाते हैं तो वो भी विश्वासघाती हो जाते हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं वो भी विश्वासघाती हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ शब्दों की मर्यादा रखना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कब कहां पर मुलाकात हो जाए। वो फिर एक शेर से खत्म कर देता हूं, बशीर बद्र का है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे कि जब दोस्त बन जाएं तो कभी शर्मिंदा ना हो। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे लगता है कि वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक है। जयराम विप्लव जी का मैं रुक करूं, लेकिन दीपक जी जल्दी से क्विक रिएक्शन, हाँ दीजिए रिएक्शन। देखिए रीमा जी, जब तक राजकिशोर तिवारी जी कांग्रेस की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमको नसीहत दे रहे थे, अपने अंदर देखिए झांकिए, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कांग्रेस को नसीहत दिया कि किस तरीके से एनजीओ
लेकिन जब आप सरकार और किसानों की सरकार की तरफ से बातें करने लगे तो थोड़ा सा संशय पैदा हो गया आपके ऊपर। सरकार की तरफ से बातें, फिर वही बात आ गई, सरकार की तरफ से बातें। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, आप सवाल नहीं करेंगे। महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, आप सवाल नहीं करेंगे। राजकिशोर तिवारी जी, यूरिया डीएपी की खाद का कीमत 3 गुना महंगा हो गया, राजकिशोर जी आप उस पर बात नहीं करेंगे। मुझे आपकी परेशानियों का कोई अस्तित्व, कोई वजह जिसकी वजह से आप बातें नहीं कर सकते, खुल के सरकार से सवाल नहीं कर सकते, ये आपका अपना व्यक्तिगत हो सकता है। कांग्रेस जैसी पार्टी होते तो आपका स्वागत करते कि आप खुल के बोलिए, आपके अंदर लोकतंत्र जिंदा है। अभी इस देश में आज लोकतंत्र इसलिए मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगी दीपक झा। दीपक झा, आई थिंक कि आप अभी नए प्रवक्ता बने हैं। दीपक झा, दीपक झा सुनिए 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 सुनिए, अरे दीपक झा जी, दीपक झा जी, दीपक झा जी, दीपक झा जी सुनिए, 1 मिनट सुनिएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। दीपक झा और पाशा जी, दीपक झा और पाशा जी, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए दीपक झा। दीपक जी अच्छा सुनिए, दीपक झा जी, मैं राजकिशोर तिवारी जी के पास आऊं, लेकिन आई थिंक आप अभी कुछ नए प्रवक्ता बने हैं, क्योंकि बहुत पहले मैंने नहीं देखा। 26-27 साल से तो मैं ही राजकिशोर तिवारी जी को देख रही हूँ, और ये बीजेपी भी इन्होंने कवर की, लेकिन इससे ज्यादा समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कवर किया। जितने बड़े नेताओं के नाम यहाँ पर लिए हैं ना, उन सबके साथ में बात करना, कैसे सलाह मशवरा उनको चाहिए था कि किस तरह से पार्टी को ढंग से करा जाए आगे, और क्या गलतियां हैं, इन सब पर हम सब बात करते रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। तो दीपक झा, पहले बैकग्राउंड पता करना चाहिए, किसके साथ आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आई थिंक कमेंट करना चाहिए। नहीं, ये गलत तरीका था। दीपक जी बस एक चीज, जवाब दे रहे हैं, बस दीपक जी, मैं जवाब दे रहे हैं। आ रही हूँ विप्लव जी आपके पास, 1 सेकंड दीपक जी, सरकार से सवाल हुआ। नहीं दीपक जी, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, एक मिनट दीपक जी, जब मैं पंजाब की मैंने बात की तो मैंने क्या वहां पर ये कहा कि वहां पर किस पार्टी की सरकार पहले, किस पार्टी की सरकार बाद में थी। समस्या यह है कि अगर एक देश जो पूरे देश, एक राज्य जो पूरे देश का पेट भरता था, एक ऐसा राज्य पंजाब 5 नदियों का जहां पर पानी बहता हो, जहां पर नाम सुनते ही वीर जवान दिखाई पड़ते हो, जय जवान जय किसान की धारणा बनती हो, वहां पर अगर उड़ता पंजाब बनता जा रहा, तो ये दरअसल बहुत गंभीर समस्या है। आप जरा पूछेगा, और किसी से मत पूछेगा, अपने बड़े पुराने नेताओं से पूछेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग व्यक्तिगत एक दूसरे के लिए बात करने नहीं आए। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपसे इतना बता सकता हूं कि जहां पर जो सवाल जिससे पूछना होता है वो सवाल पूछा जाता है। बात आपकी हो रही थी, और पंजाब के किसानों की जहां तक बात हुई, तो किसान परिवार से मैं भी आता हूं, और मैं आपको बता दूं, मैंने जब आपसे कहा कि यहां दिल्ली आया हूं, तो दिल्ली में मेरी कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, मैं भी बहुत बाद में आया हूं, और किसान परिवार से आया हूं, तो मैं जानता हूं किसानों की क्या स्थिति। 1 सेकंड दीपक जी, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जो यहां पर आ रहे हैं इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर लेकर, और जिस तरीके का ट्रैक्टरों का नाच, जो जिस तरीके से आप देखिए, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन आप भी समझिए दीपक जी, नहीं, कांग्रेसी भाजपा की बात नहीं है, बात यहां मैंने किसी पार्टी की बात नहीं की थी। मैंने आपसे कहा था किसानों ने जिस तरीके से किसानों की मांगों को लेकर समर्थन किया जा सकता, लेकिन अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया सकता। उस अराजकता की कीमत वो पार्टी, उसको समझना चाहिए जिसने अपना प्रधानमंत्री, अपने सबसे बड़ा नेता खोया है। एक ऐसी पार्टी जो आतंकवाद की भेंट, जिसके 2 प्रधानमंत्री चढ़ गए, आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो अराजकता को प्रश्रय नहीं दे सकते हैं दीपक जी, बस ये मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे लगता है व्यक्तिगत होने की आवश्यकता नहीं थी आपको, ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। दीपक जी अब ठीक है, इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। जयराम विप्लव, एक मिनट, इस टॉपिक को यही रोकते हैं। एक मुझे लगता है कि पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए जयराम विप्लव जी, ये जो खेला की बात जो दीपक झा से मैंने पूछी, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या महाराष्ट्र में एक तरीके से जो एनसीपी के साथ हुआ, जो शिवसेना के साथ हुआ, कुछ वैसी ही तरकीब हो रही है क्या कांग्रेस के साथ भी? क्योंकि आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि सब जगह कहीं आप छोड़ेंगे ही नहीं किसी को। देखिए, राहुल गांधी जी को अभी सबसे पहले तो कांग्रेस बचाओ यात्रा करते हुए अपने नेताओं के घर घर जाकर संपर्क करना चाहिए, उनसे आत्मीयता बढ़ानी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने जो इंडी अलायंस बनाने का प्रयास किया था, वो इंडी अलायंस तो खत्म हो गया। ममता दीदी, दीपक झा चुप रहिए प्लीज, बीच में नहीं, दीपक झा जी बीच में नहीं, दीपक झा बात नहीं करूंगा। दीपक झा जी को म्यूट कीजिए, ऐसे नहीं होती है डिबेट। जब भी कोई और बोलना शुरू करें तो आप बोलना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। जयराम विप्लव जी,
राहुल गांधी जी को मैं पुनः 10 सेकंड में शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी जी को कांग्रेस बचाओ यात्रा करते हुए अपने नेताओं के घर जाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनके अंदर अपने नेतृत्व में एक आस्था पैदा करना चाहिए जो वो नहीं कर पा रहे। इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया, इंडिया अलायंस की धज्जियां उड़ गई, वो खत्म हो गया, ममता दीदी चली गई, केजरीवाल जी ने अलग रास्ता पकड़ लिया, जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार जी एनडीए में आ गए। तो ये सारी समस्या हमारी नहीं है, ये समस्या राहुल गांधी और कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जनता का मिजाज समझते हैं, उनको पता है कि आज जनता के मन में मोदी जी के प्रति क्या सम्मान है, मोदी लहर क्या है। हिंदू धर्म के प्रति जब आप अपमानजनक बात कहेंगे, हिंदू धर्म को मिटाने की बात करेंगे, राहुल गांधी साइलेंट रहेंगे और सिंबॉलिक रूप से अपने आप को हिंदू बताने का प्रयास करेंगे। इन सारे चीजों से जो भ्रम उत्पन्न होता है, और 70 वर्षों का शासन हमने देखा है, 10 वर्षों के यूपीए में 14 लाख करोड़ की लूट हमने देखी है। तो राहुल गांधी जी को अपने नेतृत्व के प्रति, अपने ही नेताओं में एक विश्वास पैदा करे, फिर बात करें। और आज तेजस्वी यादव जी, रीमा जी एक छोटी सी बात कह दूं, तेजस्वी यादव जी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश जी की कृपा से, लेकिन उन्होंने वही काम किया जो उनके पिताजी से विरासत में मिला था। उन्होंने कोई करप्शन का कोर्स थोड़ी किया था, उन्होंने कोई अपराधी संरक्षण का कोर्स थोड़ी किया था, वही सब किया जो पिता से विरासत में मिली थी। ठीक है प्रोफेसर अनवर पाशा, दीपक जी रुकिए एक मिनट। दीपक जी, प्रोफेसर अनवर पाशा, मैं भी जरा आप 2005 की बात जो कही नीतीश कुमार ने और जो जयराम विप्लव जी कह रहे हैं वहीं पर आना चाहूंगी। हिंदू मुस्लिम 2005 से पहले होता था, उसको मैंने खत्म किया, लेकिन इनके आते ही फिर शुरू हो गया। ये हिंदू मुस्लिम कौन करता है फिर? ये तो नीतीश कुमार का बयान है आज, और वो भी सदन में बयान है कि आपके आने के बाद एक बार फिर से स्थिति वही हो गई कि महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब थी और हिंदू मुस्लिम हो रहा था। देश ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व जानता है हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स कौन करता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपना समय इस पर व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी आइकन है सेकुलरिज्म देश में, धर्मनिरपेक्षता के आइकन। बिहार उनके पहले क्या था, उसके बाद जब आए लालू प्रसाद जी, उसके बाद बिहार में धर्मनिरपेक्षता जो माहौल उसका बना, जो फिजा बनी, वो सब उसको सराहते हैं, सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। बिहार ऐसा स्टेट है कि जहां कम्युनल राइट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आप देखिए हर लम्हे कम्युनल टेंशन उन तमाम राज्यों में होता है जहां भाजपा की हुकूमत है, जहां भाजपा की सरकार है। तो देश को मालूम है कि कौन ये कर रहा है और क्यों किया जाता है। जब आप जनता का विश्वास, जनता के सवालों को नहीं आप लेते सीरियसली, जनता की समस्याओं को हल नहीं करते, तो जनता का विश्वास आपको नहीं हासिल होता। तो आप जनता का विश्वास हासिल करने के लिए सांप्रदायिक जो राजनीति है उसका सहारा लेते हैं, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की का सहारा लेते हैं। ये दुनिया जानती है, ये राजकिशोर जी बैठे हुए जानेंगे, वो बताएंगे कि इस बारे में श्री लालू प्रसाद यादव जी की क्रेडिबिलिटी क्या रही है, वो आइकन किस तरह से बिहार में सेकुलरिज्म के आइकन उन्होंने भ्रष्टाचार के आइकॉन है। और जब वहां कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने वहां सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बातें की, लालू प्रसाद यादव जी ने। नहीं, आप दूसरे मुद्दे पर नहीं आ रहे पाशा जी। लॉ एंड ऑर्डर 12 बजे के बाद, उनकी क्रेडिबिलिटी है। आज शाम को 5 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं सकती थी घर से, लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति थी। बिहार वो राज्य है, वही दिखाई दिया बात ये आपकी इमेजिनेशन है। बिहार वो राज्य है, इमेजिनेशन पुलिस में, नहीं पुलिस रीमा जी आज 1/3 बल महिला पुलिस। बिहार में आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आज आंकड़े उठा के देख लीजिए, 1/3 जो पुलिस बल है वो महिला है। अनुप्रिया जी जवाब देंगे इस पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नहीं वो किसके कार्यकाल में हुआ है? सबसे ज्यादा जो वुमेन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ एक बात बताइए ना, जब आप सत्ता में आते हैं, जातीय नरसंहार हुआ, जब आप सत्ता में रहे, धार्मिक नरसंहार भी हुआ, दंगे हुए, अभी बिहार शरीफ नालंदा के दंगे पिछले साल कोई नहीं भूला है। राजद के संरक्षण में अपराधियों ने मणिपुर में देख लीजिए। रामनवमी के अवसर पर तांडव किया। कभी राजकिशोर जी ने सरकार की तवज्जो मणिपुर की तरफ दिलाई। राजकिशोर का पूरा नाम ही है राष्ट्रीय जहरीला दल। जातीय विप्लव जी सुनिए, विप्लव जी बीच में नहीं सरकार से ठीक है। पाशा जी जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। अनुप्रिया जी 1 मिनट। ओके सरकार चाहे वो ठीक है। ओके अभी लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हैं। रुकिए
सेकंड, पाशा जी जवाब सुनते हैं। अनुप्रिया जी, ये महिलाएं, एक मिनट, कितनी सुरक्षित है भाई महिलाएं, जरा बता दीजिए। 2005 से पहले भी सुरक्षित थी, बाद में कुछ नहीं हुआ? ये क्या जुमलेबाजी थी क्या? हाँ नहीं, मैं क्लियर कर दूं। आपने, मुझे लगता है कि थोड़ा बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। नेता ने कहा कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। महिलाओं के विषय में उन्होंने कहा कि 2005 के पहले महिलाएं कितने बजे निकलती थी। उनको 5 बजे शाम से निकलना बंद हो जाता था। जब से हमारा शासनकाल आया है, मैं फिर कहती हूँ कि हमारे अलायंसेस बदले, लेकिन महिलाएं ने अब बिहार की कमान को संभाला है। रीमा जी, यह परिवर्तन है। जहां महिलाएं सड़क पे नहीं निकलती थी, आज महिला पुलिस प्रशासन बल में बिहार जो है अन्य राज्यों में नंबर 1 है, क्योंकि हमने हर थाना में एक महिलाएं हैं। और देखिए कि हर विभाग थाने में एक महिलाओं का होना, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में वो आत्मबल आया है कि महिलाएं यहाँ पे डिसीजन ले पा रही हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ। और दूसरा, उन्होंने कहा धर्म के बारे में, हमारे नेता ने जो कहा, मैं स्पष्ट कर दूं, इसको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे ही हमारी सरकार बदली थी 2022 में, और जैसे ही शिक्षा मंत्री जी का बयान आना शुरू हुआ था, रीमा जी, मैं आपके शो पे पहले भी थी और मैंने आपके शो में भी कहा था कि ये देखिए, इससे हम कतई भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं आपके शो में मैंने कहा भी था और हमारी पार्टी का स्टैंड भी रहा। लेकिन इनके किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि आप अपने बोली पे लगाम लगाइए, आप नहीं कहिए कि धर्म आस्था का विषय है। ठीक है, हाँ, 80% हमारी आबादी है और हम चुपचाप सुन ले कि अब हमारे प्रभु श्री राम को बोलिए, माँ सरस्वती पे बोलिए और माँ दुर्गा पे बोलिए। क्या मजाक चल रहा है? क्या लोकतंत्र का अर्थ यह है कि आप ये बोलिएगा तो आपकी? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई किसी के बीच में ना बोले। एक सवाल मेरा आप दीपक झा और पाशा जी से है, फिर मैं जयराम जी आपके पास और राजकिशोर जी आती हूँ। लेकिन प्रोफेसर अनवर पाशा जी, अब हम ये तो माने आज के घटनाक्रम के बाद कि जो विपक्षी गठबंधन था वो तो पूरी तरह से अब बिखर चुका है, टूटने लगा है और टूट गया ही है। तो 24 की लड़ाई अब पूरी तरह से एक तरफा हो चुकी है। जी, आप इस बात को आप अपने तरीके से रख रही हैं, मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज का दिन हमारी पार्टी के लिए, तेजस्वी यादव जी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और आप देखिएगा, आने वाला बिहार का जो भविष्य है वो तय करेगा कि भारत की राजनीति क्या होगी। सामाजिक न्याय की तरफ पूरे भारत को जाना पड़ेगा और उसमें पहल हमारे बिहार ने लिया है। तेजस्वी यादव जी के पहल पर ये हमने वहां पे करवाया। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, डील यही थी ना, डील यही थी पाशा जी, डील ये थी कि नीतीश कुमार के बाद वो दिल्ली आएंगे। नीतीश कुमार हमने किया, 17 महीने की सरकार में हमने किया। ठीक है, हमने एक नया नैरेटिव बना दिया है कि सरकारी नौकरी और सोशल जस्टिस, ये हमारा अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला पाशा जी, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला इस बात का। आज का दिन हमारे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। मैंने सवाल ये किया कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तेजस्वी यादव और दिल्ली भेजना चाहते थे नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार दिल्ली आ नहीं रहे, अब तो वो राज्य में ही रहेंगे। तो तेजस्वी यादव, एक तरीके से डील भी खत्म हुई और एक तरीके से जो उनके भाव ऊपर चढ़े हुए थे वो भी खत्म हुए। कहाँ रहेंगे श्री नीतीश कुमार जी, वो आने वाला दिन तय करेगा। वो बहुत दूर नहीं है कि उनकी हैसियत भारत में क्या रहेगी, भारतीय राजनीति में या बिहार में क्या रहेगी, आने वाला दिन तय करेगा। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, बिहार नहीं, भारत के भविष्य के नेता हैं तेजस्वी यादव। भविष्य के मतलब राहुल गांधी को रिप्लेस करेंगे वो। जितने पॉपुलर वो हुए हैं बिहार में और भारत में आज, अपने संस्कारों को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपनी कर्मठता को लेकर के, उनका जो डंका बज रहा है आज बिहार में, हर आदमी उससे वाकिफ है। बिहार का बच्चा आज ये कह रहा है कि हमें बिहार का लीडर तेजस्वी यादव जी जैसा चाहिए। ये आज बिहार की जनता की आवाज। कहीं दिन आपने बना दिया तो आरजेडी के यहाँ प्रवक्ता लगातार बोले जा रहे हैं। अब देखिए, अब ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मतलब कहाँ पर जाए और किससे बात करें। पाशा जी, रीमा जी, अब आप कुछ बोलेंगे पाशा जी? अनुप्रिया जी का कहना है ये पूरा मंच मैंने आप ही को दे दिया है। मैं बोल रहा हूँ, अब आप अपने शब्द वापस लेंगे क्या? घुमा फिरा के मौका मिल रहा है ना, तकलीफ हो रही है। अच्छा चलिए ठीक है, दीपक झा, ओके, अब रुकिए, वक्त कम रह गया है, एक बार सबके पास। सुन लिया। दीपक झा जी, अब 2024 में कांग्रेस पार्टी एकला चलो रे, अब सिर्फ वो रह गया कांग्रेस के पास एक ही नारा, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, अखिलेश यादव भी एक तरीके से अब
हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके साथ तो कोई नहीं है ना, आपका साथ किसी को चाहिए ही नहीं। कर रहे थे उनको। ओके पाशा जी, अब मैं आज आपको बताता हूँ, मुझे आपके सवाल से ना महाभारत में जो धर्म क्षेत्र में युद्ध हुआ था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्धवा माम का पांडव सेवा किम कुर्वतो संजय, तो आज वो महाभारत का युद्ध हो रहा है इस देश में 2024 में। धर्म क्या है? इस देश का धर्म है भारत का संविधान बचाना है, भारत की जनता के लिए हित की लड़ाई लड़ना है। तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कौरव रूपी भाजपा जो कि सभी दलों को मिलाते जा रही है, सभी पार्टियों को मिलाते जा रही है। भगवान श्री कृष्ण किसके साथ है? सभी सेनाओं को मिला लिया था। भगवान कृष्ण किसके साथ खड़े हैं फिर? सबको मिलाती जा रही है। अरे भगवान कृष्ण किसकी तरफ है? दीपक जी, भगवान कृष्ण देश की जनता के साथ है, देश के नहीं, वो तो या तो कौरवों के साथ है या पांडवों के साथ, किसके साथ है फिर? दीपक जी, आपने संविधान की अगला नंबर मथुरा का है, इसके बाद बोलिएगा फिर। पांडवों के साथ ही रहे, लेकिन भगवान की जो भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जो बैठ के अनर्गल विलाप कर रहे थे कि नीतीश कुमार की वजह से तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री, भाई साहब आप कृपा के पात्र हैं, नीतीश कुमार ने कृपा किया इसलिए आप 2 डिप्टी सीएम बन गए। वहाँ पे सम्राट चौधरी आप नीतीश कुमार की कृपा से बने हैं। मुझे राजकिशोर जी का रुख करना है, लेकिन क्विक रिएक्शन जयराम विप्लव। ओके ओके ओके, विप्लव जी, श्री कृष्ण भगवान आरजेडी के साथ है ऐसा पाशा जी ने कह दिया है, और आपको तो एक तरीके से कौरव बोल दिया है। हम जदुवंशी हैं। अच्छा ठीक है हाँ, जयराम विप्लव, मतलब मथुरा को लेकर बात आपके लोग कर रहे हैं। उतारने की आवश्यकता है। कथनी में तो बहुत अच्छा तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन 15 वर्षों तक माता पिता का शासन रहा, एक ओबीसी और ईबीसी को बिहार में आरक्षण नहीं दिया। मंडल कमीशन से लेकर दीपक झा जी को म्यूट कमीशन तक, अरे भाई क्या है ये? अब आप दीपक झा जी को म्यूट कीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है। दीपक झा जी आपको म्यूट करना पड़ेगा, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। कम समय में बोलना कहती हूं। दीपक झा को म्यूट कीजिए। चलिए, भाजपा को मत बुलाया। सिर्फ जयराम विप्लव जी की आवाज जाएगी। जयराम विप्लव जी, सिर्फ जयराम विप्लव जी की आवाज जाएगी। राहुल गांधी जी के पूर्वज, उनके पिताजी, उनके दादी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन पर किस प्रकार कुंडली मारकर बैठा रहा, ये सब जानते हैं। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी 15 वर्षों तक शासन में रही, एक ओबीसी ईबीसी को आरक्षण नहीं दिया। इनके सामाजिक न्याय का सच यही है, केवल परिवार की आय और समस्त उच्च पदों पर अपने ही परिवार के लोगों को बिठाना। एक यादव नहीं दिखा जब जेल जा रहे थे लालू जी, एक मुस्लिम भाई नहीं दिखा जब जेल जा रहे थे लालू जी, केवल अपनी पत्नी को बनाया। आगे मौका मिला अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, बेटी को राज्यसभा भेज दिया। रामकृपाल यादव जी जैसे पुराने सिपाही को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन किसी को परिवार से बाहर गति नहीं जाने दी। भ्रष्टाचार के प्रमाणित अपराधी है, करप्शन के आइकॉन है, भ्रष्टाचार के चैंपियन है लालू प्रसाद यादव, और सामाजिक न्याय और पिछड़ों की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। आज मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, युवा, गरीब, किसान और महिलाओं के आगे बढ़ाते हुए समाज के सभी जाति वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ओके। अब ढोंग नहीं चलेगा। अनुप्रिया जी, मैं अंत में आप ही का फाइनल कमेंट लूंगी, लेकिन अभी राजकिशोर तिवारी जी का रुख करूंगी। राजकिशोर तिवारी जी, अभी तो हमने राम की बात की थी इतने दिन तक अयोध्या में, अब भगवान कृष्ण आ गए हैं बीच में, तो कृष्ण भगवान कहाँ है और किसके साथ है अभी फिलहाल इस पैनल पर? देखिए, मुझे लगता है कि उसमें तो जनता ही यहाँ पर कृष्ण की सारथी की भूमिका अदा करेगी। वो किसके साथ है, वो तो जिसकी नीतियाँ, जिसका चेहरा पसंद होगा वो होगा। लेकिन कुछ सवाल मुझसे पूछे गए थे तो जरूर उस पर जवाब देना मुझे बनता है। रीमा जी, बस 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए मुझसे पाशा जी ने पूछा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पे उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किया, तो ठीक है, जेपी आंदोलन से निकले हुए जो लोग थे उसमें प्रमुख चेहरा था, उससे नीतीश कुमार भी हैं, उससे लालू प्रसाद यादव भी, हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव भी थे, चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि ये देखना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय के जो पुरोधा जो निकले हुए थे, जो उनके संवाहक थे, वो किस तरफ अलाइन हो रहे हैं, वो अपने आप को क्यों एकजुट नहीं कर पाए। क्योंकि धीरे धीरे हुआ क्या कि उनका सामाजिक न्याय अपने परिवारों की तरफ ही सीमित होकर रह गया। अगर वो सामाजिक न्याय वाकई जिनके लिए, जिन दलित, वंचित, शोषितों और जिनकी बात होती थी, अगर उनके साथ में धीरे धीरे बढ़ता रहता, तो शायद ये जो दलित वंचित हम बात कर रहे हैं, ये शब्द ही अब तक डिक्शनरी से खत्म हो चुका होता। तो ये सही समय पर धीरे धीरे इसको खत्म करना चाहिए, यहाँ तक तो बात है। रही बात, आपने सेकुलरिज्म की बात की, तो सेकुलरिज्म को लेकर मैं बस इतना कहूँगा कि एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसको लेकर नानावती कमीशन
कि आयोग बैठा हुआ था और उस पर बनर्जी कमीशन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव जी ने बैठा दिया था। पाशा जी माफी चाहता हूं, आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा। एक कमीशन एक जज की अध्यक्षता में पहले से बना हुआ था और ऐसा भी नहीं था कि सरकार कोई एनडीए की थी, जब गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उस पर इस तरीके से कमीशन बैठाकर उसकी तुरंत आनन फानन में रिपोर्ट लाना, वो मेरे ख्याल से सेकुलरिज्म तो नहीं हो सकता था। ऐसे कई किस्से सुनाए जा सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि तमाम सामाजिक न्याय या धर्मनिरपेक्षता या हिंदुत्व, किसी भी विषय की हम बात कर लें, तो जब उसकी आड़ लेकर आप दूसरे पर वार करना चाहते हैं और मुद्दे पीछे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो भी सामने आते हैं, जनता वो भी देखती है। और रही बात गोलबंदी की, तो आज आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर ऐसा कर लिया, लेकिन कल जब नीतीश कुमार जब उनके साथ गए थे तो ये कैसा हुआ था। वो इससे पहले हमने कई फ्लोर टेस्ट, तमाम चीजें ऐसी देखी हैं कि कैसे लोग दल बदल करते हैं, और यहां पर आपकी पार्टी ने प्रयास ना किया हो ऐसा नहीं हुआ। आप पूरी तरीके से, ऐसा नहीं था कि आपने बिल्कुल खोल दिया। खेला होने की बात आपने कही थी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस बिहार में खुश हो सकती कि उसके कोई विधायक वहां पर नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वॉकआउट नहीं होता तो उसके बाद जो आंकड़े आते तो शायद वो भी चमत्कार करने वाले थे। अनुप्रिया जी, आप बहुत देर से कहना चाह रही थी, कुछ जवाब देना चाह रही थी पाशा जी की बात का, पहले उसी पर दीजिए, फिर पाशा जी से रिएक्शन लूंगी। हाँ रीमा जी, अभी दीपक जी और पाशा जी दोनों ने, एक ने संविधान का हवाला दिया, एक ने धर्म का, और धर्म में उन्होंने फिर से अपने हिस्से में प्रभु कृष्ण को कर लिया अपने हिस्से में। लेकिन मैं बता दूं कि हम सनातनी हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान संविधान को मानता है और संविधान कहता है सबका सम्मान होना चाहिए। और सनातनी, जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, और विष्णु के ही अवतार हैं प्रभु राम और कृष्ण, इन सभी ने न्याय की बात की है। ये अन्याय नहीं चलेगा आपका कि जो आप कहते हैं कि भाई हम यादव हैं, हमारे नेता ही यादव है। अरे यदुवंशी का आपने क्या किया? आप बताइए ना, यदुवंशियों का कैसे आपने विकास किया? आपने तो परिवार का विकास किया है, अपने परिवार को बढ़ाया है। परिवार बढ़ने का यह अर्थ नहीं कि यदुवंशी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं भी कहती हूँ, और कांग्रेस ने जो किया है नजीमा जी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यही कारण नहीं रहा है। अपने युवराज को गद्दी देने के कारण, गद्दी पे बैठाने के कारण किया है कि इन्होंने भाई बिहार के युवराज को भी भूल गए कि बिहार का जो युवराज एक था उसको भी ले डूबे और खुद भी डूब गए। तो मुझे लगता है कि इनको देश घूमने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी की बैठक कर ले, पार्टी बचा ले कि 2024 में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी विपक्ष में है, कहीं नहीं कि आप वहां पे क्या कहते हैं कि आप ऑडियंस के दीर्घायु में बैठ जाइए, वहां पे तो ऑडियंस के भी हकदार आप बन जाइएगा, ऐसा आपकी स्थिति है। इसलिए पार्टी के नेताओं मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। अनुप्रिया जी 1 मिनट बचा है। पाशा जी को मैं लाऊंगी जरा डिबेट में, और दोनों सवालों का जल्दी से जवाब दीजिए पाशा जी। देखिए, मैं भगवान किसी की बपौती नहीं हो सकते ना पाशा जी। बिल्कुल नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखते हैं, सद्भावना में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म सद्भाव। आपने कहा यादव हम है तो कृष्ण हमारे साथ है। हमारी पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है, यानी बीजेपी के मुकाबले में कह रहा हूँ, जिसके साथ हर सेक्शन, समाज के हर वर्ग के लोग उसके साथ हैं। मेरा एक सवाल है राजकिशोर जी से, आपने बात की सामाजिक न्याय की। आप जरा ये देखिए कि आपने तो काम किया परिवार के आय का, कितने सेक्रेटरीज हैं 90 में से इसके बाहर सामाजिक न्याय। ये तो राहुल गांधी वाला बयान है जो आप बोल रहे हैं पाशा जी, राहुल गांधी का बयान है ये। इस पर प्रधानमंत्री जवाब दे चुके हैं, इस पर प्रधानमंत्री जवाब दे चुके हैं, संबंध रखते हैं, इस पर प्रधानमंत्री जवाब दे चुके हैं। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री से आगे किसी और को इस पर जवाब देने की जरूरत है। जिससे बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, सदन में बोल चुके हैं इसका जवाब। अल्पसंख्यक के लिए कोई जगह है, मुसलमानों के लिए कोई जगह है? अच्छा, ओके। बिहार में एक भी आपको चेहरा नहीं मिला टिकट देने के लिए। भाई आपको चेहरा नहीं मिला टिकट देने के लिए। मध्य प्रदेश में एक चेहरा नहीं मिला टिकट देने के लिए। राजस्थान में एक चेहरा नहीं मिला टिकट देने के लिए। महाराष्ट्र, हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है पाशा जी, ये पॉइंट है पाशा जी। जब मुख्यमंत्री बनना होता है, उप मुख्यमंत्री बनना होता है तो परिवार याद आता है ना, परिवार याद आता है। तमाम अल्पसंख्यकों को आप बाहर खड़ा करना चाहते हैं, आप तमाम वंचित समाज के लोगों को बाहर कर देना। अरे सर चलिए, मन की बात है मेरे पास, मुझे यही आप सबको शुक्रिया कहना पड़ेगा। ब्रह्मवादी मानसिकता का प्रदर्शन। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि वक्त की बाधा है इसलिए शो को यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर ये बात खत्म हो रही थी ना, जो मैं पाशा जी से सवाल पूछ रही थी, सवाल यही है और वो अहम सवाल है कि अगर वंचित, शोषित,
दलित, इन सब की बात की जाती है, सामाजिक न्याय की बात की जाती है, तो जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका आता है या उप मुख्यमंत्री बनने का मौका आता है या मंत्री बनाने का मौका आता है, तब ये न्याय कहाँ जाता है? तो ये जो प्रवक्ता है उनको शायद इस बात का जवाब भी अपने पास तैयार रखकर डिबेट में आना चाहिए और तब शायद वो सही से जवाब दे पाए। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।